24 अगस्त 2015 को दोपहर के 1 बजे कविता रैना नाम की यह महिला अपने घर से अपनी 6 साल की बेटी को पिक करने के लिए पास के ही बस स्टॉप निकल जाती है, लेकिन कभी बस स्टॉप पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके चलते इसकी बेटी किसी और के साथ घर आ जाती है और यह महिला गुम हो जाती है, यानी कि लापता हो जाती है। फिर अचानक 2 दिन बाद यानी 26 अगस्त 2015 को मिल भी जाती है, लेकिन 6 टुकड़ों में 2 बोरी में बंधे हुए एक पुल के नीचे नाले में। दोस्तों, यह केस 2015 में पूरे इंदौर शहर को झकझोर कर रख दिया था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसे सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शहर में यह घोषणा की गई कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता या इससे भी बड़ा कोई क्राइम सामने नहीं आता, तब तक पुलिस का पूरा ध्यान इसी पर रहेगा। इस मामले में पुलिस ने बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की कई टीमें गठित की ताकि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किए, यहां तक कि सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसे देश की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस में से एक माना गया। लेकिन अंतिम तक आते आते इसको वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाने लगा, क्योंकि 2015 से 2018 तक कोर्ट में चले इस केस में पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया। तो फिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज की कहानी को पूरा सुनने से पहले मेरे वीडियो और YouTube चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक शेयर जरूर करना। मेरा चैनल है देश विदेश की खबरें। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। रैना, उनकी पत्नी का नाम कविता रैना, उनका एक 9 साल का बेटा जिसका नाम ध्रुव रैना और एक 6 साल की बेटी जिसका नाम यशस्वी रैना था। साथ ही संजय रैना की माताजी यानी कि कविता की सास कांता देवी भी उनके साथ ही रहा करती थी। संजय रैना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी कविता और उनकी माताजी कांता भी गृहिणी थी। संजय और कविता के दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। बेटी यशस्वी अभी छोटी थी, इसका हाल ही में एडमिशन कराया गया था। यशस्वी रोज सुबह 7:30 बजे स्कूल जाती और दोपहर 1:30 बजे के आसपास घर वापस आ जाती। इसलिए कविता का रोज का एक तय रूटीन था। हर सुबह 7:30 बजे वह अपनी 6 साल की बेटी यशस्वी को स्कूटी पर बैठाकर घर के पास स्थित बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। यशस्वी वहां से स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। दोपहर के 1:30 बजे कविता स्कूटी लेकर उसी बस स्टॉप पर अपनी बेटी को लेने जाती थी। चूंकि बस स्टॉप घर से बहुत नजदीक था, कविता अक्सर अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर निकल जाती थी। 24 अगस्त 2015 का दिन था। रोज की तरह कविता अपनी बेटी को बस स्टॉप से लेने के लिए तैयार हो रही थी। लगभग 1 बजे वह स्कूटी लेकर घर से निकलती है। उस दिन भी कविता ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। बस स्टॉप जाते समय उन्होंने सोचा कि पहले पास के इमली चौक स्थित एक बुटीक से अपने कपड़े ले आती है और फिर लौटते समय बेटी को बस स्टॉप से लेकर घर चली जाऊंगी। कविता बुटीक पर चली गई, लेकिन इस दौरान 1:30 बज गए और उनकी बेटी स्कूल बस से उतरकर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। वहां पास की एक महिला जो अपने बच्चों को लेने आई थी, कविता की बेटी को अकेला खड़ा देखती है। वह बेटी को अपने साथ ले जाकर कविता के घर छोड़ देती है। घर पहुंचकर वह महिला कविता की सास कांता देवी को बताती है कि उनकी पोती बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, इसलिए वह उसे घर ले आई। कांता देवी को लगा कि कविता बुटीक से कपड़े लेने में व्यस्त हो गई होगी और थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इसी बीच संजय रैना, जो रोज दोपहर में लंच के लिए घर आते थे, घर पहुंचते हैं। जब उन्हें कविता घर पर नहीं दिखती तो वह अपनी मां से कविता के बारे में पूछते हैं। संजय रैना की मां उन्हें पूरी बात बता देती। इसी के बीच कत्ल हो जाता है। आइए सुनते आगे की कहानी। हमारे संवाददाता के अनुसार से शव की पहचान के लिए ले जाती है। इस बार संजय बहुत ध्यान से शव का निरीक्षण करता है और अपनी पत्नी के टैटू को याद करता है जो उसके दाहिने हाथ पर था, लेकिन इस शव पर टैटू बाएं हाथ पर मौजूद था। संजय को यकीन हो जाता है कि यह डेड बॉडी उसकी पत्नी की नहीं है। राहत की सांस लेते हुए वह पुलिस को सूचित करता है कि शव किसी और महिला का है। पुलिस उसकी बात मानती है और संजय व उसके परिवार को घर जाने देती है। फिर वे असली अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। जनता और मीडिया के दबाव को देखते हुए पुलिस को समझ आ गया
कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाना बेहद जरूरी है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि संजय और उनकी मां अपराधी नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए इंदौर पुलिस ने 120 पुलिसकर्मियों की 4 अलग अलग टीमें गठित की, जिनमें प्रत्येक टीम में 30 अधिकारी और सिपाही शामिल थे। पहली टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वे उस इलाके के सभी सीसीटीवी हटाने के लिए इलाके में व्यापक जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वहां के सब्जी वालों, दूध बेचने वालों, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों सहित कुल 177 लोगों से पूछताछ की, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। बाद में यह मामला कोर्ट में सबूतों के साथ पेश किया गया। 2015 से 2018 तक महेश जेल में रहा, लेकिन 26 मई 2018 को कोर्ट का फैसला आते ही इंदौर में हड़कंप मच गया। फैसले में महेश बैरागी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि न तो महेश को कविता के साथ देखा गया था और न ही कोई ठोस सबूत पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वह इस हत्याकांड में शामिल था। सबूतों की कमी के आधार पर महेश को रिहा कर दिया गया। इस फैसले के बाद इंदौर के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष का मानना था कि महेश ही असली हत्यारा है, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वह बच निकला। वहीं दूसरा पक्ष पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जांच सही तरीके से नहीं की गई और महेश को जबरदस्ती अपराधी साबित करने की कोशिश की गई। आज भी इस केस का असली अपराधी कौन है, यह रहस्य बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है, क्या महेश ही दोषी था या फिर कोई और इस अपराध के पीछे था? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थी